इस टॉपिक को आगे करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने छोड़ा था कि आपतन कोण पर निर्भर कौन करता है, विचलन कोण निर्भर करता है। और हमारी इक्वेशन क्या निकल गई थी, एक इक्वेशन आई थी हमारी r1 प्लस में r2 a। इस इक्वेशन का नाम रखा था हमने इक्वेशन नंबर 3। और एक इक्वेशन आई थी डेल्टा इज इक्वल्स टू i प्लस e माइनस में a, और ये इक्वेशन हमारी आई थी विचलन कोण वाली। इस इक्वेशन को हमने दिया था इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में यहां तक डिस्कस कर लिया है। प्रिज्म में अपवर्तन की घटना से जो विचलन कोण आता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। इसकी बात करेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति। यहां पे ये टॉपिक है न्यूनतम विचलन की स्थिति। इस स्थिति को देखने के लिए हम विचलन कोण और आपतन कोण में वक्र खींचेंगे। देखो यहां से मैंने एक बात बताई कि विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पे। तो आपतन कोण में वृद्धि या कमी करने पर विचलन कोण में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, उसको हम एक ग्राफ से देखें। तो जब आपतन कोण और विचलन कोण में वक्र खींचा जाता है, आपतन कोण व विचलन कोण डेल्टा में वक्र, इन दोनों में वक्र ड्रॉ करते हैं, आपतन कोण आई और विचलन कोण में। उस वक्र के आधार पर हमें पता लगेगा। तो यहां पर देखो कोण की वैल्यूज ले लेते हैं। यहां से जैसे ये है, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकल सिस्टम। ये यहां पे मूल बिंदु होता है O, यहां पे 10 20 30 40 इस तरह से हम कोण ले लेते हैं। या आपतन कोण है I। क्लियर है? और यहां पे विचलन कोण ले लेते हैं डेल्टा, ये विचलन कोण को डिनोट करेगा। यहां पर ले लेते हैं 10 डिग्री 20 30 40 इस तरह से ये विचलन कोण है। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण में वृद्धि करेंगे, तो आपतन कोण में वृद्धि करने पर विचलन कोण में क्या इफेक्ट आएगा उसको यहां से ग्राफ से देखेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हमने प्रैक्टिकली देखा, तो आपतन कोण के मान को जब बढ़ाया I के मान को, तो देखा गया कि विचलन कोण में क्या होती है, कमी होती है। इस तरीके से आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर विचलन कोण में कमी होती है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। और आपतन कोण के एक नियत न्यूनतम मान पर, आपतन कोण का एक नियत न्यूनतम मान आता है, उस मान के पश्चात विचलन कोण में अचानक से वृद्धि होने लगती है कि ये इस तरीके से घटता हुआ आ रहा है। और आपतन कोण के एक नियत न्यूनतम मान के पश्चात विचलन कोण में इस तरीके से वृद्धि देखी गई। पहले आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है, और फिर एक नियत न्यूनतम मान के पश्चात आपतन कोण को आगे की ओर बढ़ाने पर विचलन कोण में वृद्धि देखी गई। तो ये जो न्यूनतम विचलन की स्थिति है कि इस आपतन कोण के इस मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। तो न्यूनतम विचलन कोण को यहां से क्या दर्शाया गया, डेल्टा m का मतलब होता है मिनिमम। विचलन कोण को लिखा गया डेल्टा से। ये विचलन कोण है, यहां पे ध्यान देना। और नीचे वाला है वो कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। ये इस तरीके से दर्शाया गया है। तो डेल्टा न्यूनतम विचलन कोण के मान पर यहां पे आपतन कोण होता है, और आपतन कोण का मान किसके बराबर देखा गया, निर्गत कोण के बराबर देखा गया। तो यहां से ये पता लगाया जा सका कि विचलन कोण के नियत न्यूनतम मान पर, तो न्यूनतम विचलन कोण को कैसे लिखते हैं, तो न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, विचलन कोण डेल्टा m के बराबर। m मतलब मिनिमम लिखते हैं। ठीक है, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में I का मान किसके बराबर होता है, I का मान बराबर होगा की स्थिति में, इस स्थिति में I का मान E के बराबर हो जाएगा, और R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे ये R1 आता है, जब I का मान E के बराबर हो जाएगा, तो R1 का मान भी किसके बराबर आ जाएगा, R1 बराबर आ जाएगा R2, और उसको किससे लिखेंगे, R से लिख देंगे। और R क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है यहाँ पे। ठीक है, ये स्थिति देखिए कब, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ये जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है, ये प्रैक्टिकल से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रिज्म का एक प्रैक्टिकल चलता है हमारे फिजिक्स में, तब हम करेंगे, वहां से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्थिति हमें दिखेगी कि आपतन कोण को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण घटेगा, और विचलन कोण के नियत न्यूनतम मान पर आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन
कोण फिर बढ़ने लगेगा तो उस नियत न्यूनतम विचलन कोण पर आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, निर्गत कोण E के बराबर हो जाएगा, मतलब I का मान E के बराबर होगा तथा R1 R2 किसके बराबर, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे और इन दोनों को क्या नाम दे देंगे, R से लिख देंगे। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इस स्थिति में अब हमें क्या निकालना है, I की जगह तो E पुट कर देंगे या E की जगह I पुट कर देंगे और R1 R2 की जगह क्या पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से बात करें तो समीकरण 3 से इनकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 की जगह भी R आ जाएगा प्लस में R2 की जगह भी R इक्वल्स टू A। तो 2R इक्वल्स टू A और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वल्स टू A बाई 2। ये यहाँ से R की वैल्यू आ गई। A होता है प्रिज्म कोण, ये वाला होता है इसको प्रिज्म कोण भी बोलते हैं और अपवर्तन कोण भी बोलते हैं, अपवर्तक कोण। ये ध्यान में रखना, कई बार न्यूमेरिकल में ये नाम लिखे होते हैं, प्रिज्म कोण और अपवर्तक कोण। ठीक है, R की वैल्यू आ गई A बाई 2। अब सोचने वाली बात ये है क्वेश्चन की R को निकाला क्यों, क्योंकि प्रिज्म से क्या होता है अपवर्तन, और अपवर्तन की घटना में कौन सा नियम लगेगा, अपवर्तन का नियम। और अपवर्तन का नियम क्या है, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या कहता है, sin i बट्टे sin r बराबर होगा म्यू, और म्यू होता है n2 अपॉन n1। जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा उसका अपवर्तनांक और जिससे प्रवेश करता है उसके सापेक्ष। तो ये ध्यान में रखना। इसलिए अपवर्तन की घटना को देखने के लिए, प्रिज्म से अपवर्तन देखने के लिए हमें स्नेल का नियम लगाना होगा, और स्नेल के लिए नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम क्या होता है, sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू म्यू। हमें एक तो i चाहिए और ये क्या चाहिए, r चाहिए। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं जब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ रहे थे कि अपवर्तन की घटना में स्नेल का नियम लगेगा, हमें i और r की वैल्यू चाहिए। वहां पे देखो 3 कोण आए थे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। वहां पे बताया था उस डेरिवेशन में अल्फा बीटा और गामा के मान वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो वही थी यहां पे करते हैं। r आ गया। अब हमें निकालना है i की वैल्यू। तो i की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से हम कौन सी स्थिति में पढ़ रहे हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो डेल्टा की जगह तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा की जगह तो आ जाएगा डेल्टा m न्यूनतम विचलन की स्थिति में, और हमें i की वैल्यू चाहिए। तो बताओ e को रिप्लेस करोगे कि i को, e को रिप्लेस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा समीकरण 4 से, डेल्टा m इज इक्वल्स टू i प्लस में e की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, e की जगह पे i वैल्यू पुट कर देंगे, i प्लस i माइनस में e। अब देखो i प्लस i कितना हो गया 2i, माइनस का इधर आके प्लस का, तो डेल्टा m प्लस e इज इक्वल्स टू 2i और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा m प्लस में a बाई 2। ये हो जाएगी i की वैल्यू। अब हमारा काम था वो इतना ही था, हमें यही फाइंड आउट करना था। इसको फाइंड आउट करने के लिए यही काम हमने किया, क्योंकि हमें अपवर्तन का नियम लगाना और अपवर्तन के नियम में हमें i चाहिए और r चाहिए, दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। तो प्रिज्म से अपवर्तन के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम। तो ये आप तब तक के लिए एक बार देख लीजिए 10 सेकंड के लिए, मैं तब तक बोर्ड रख करके फिर आपको बताऊंगा। अब देखना वहां पे प्रिज्म से अपवर्तन से स्नेल का नियम लगाते हैं। तो प्रिज्म में अपवर्तन से, प्रिज्म में अपवर्तन स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। या तो n2 अपॉन n1 ले लो तो n2 इसका अपवर्तनांक हो जाए, या फिर म्यू ले लो क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 1, वायु के बराबर होता है लगभग। i की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अतः अपवर्तनांक, अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक और इसका फॉर्मूला जो निकल के आएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक का, म्यू इज इक्वल्स टू sin i की वैल्यू कितनी है, sin i की जगह है डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन में sin r की वैल्यू कितनी है a बाई 2। यही होता है फॉर्मूला जिसका प्रिज्म से अपवर्तन का फॉर्मूला। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। अब ये प्रिज्म से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या बन गया है, म्यू इज इक्वल्स टू sin डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन में sin a बाई 2। यहां से भी हम अपवर्तनांक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तक हमने जितने भी अपवर्तनांक के फॉर्मूले पढ़े हैं, हमारे पास कितने फॉर्मूले आ चुके हैं, हमने अपवर्तनांक के 4 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, 5वां फॉर्मूला भी आ गया। तो अपवर्तनांक का 5 फॉर्मूले कौन कौन से, पहला अपवर्तनांक का फॉर्मूला आया था
क्या म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, आया था कि नहीं आया था? निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन में माध्यम में प्रकाश का वेग। दूसरा आया था म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर, स्नेल का नियम आया था। तो दो अपवर्तनांक ये निकालते हैं। तीसरा फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी, किससे आया था? ये आया था हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। और चौथा फॉर्मूला कौन सा है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये प्रिज्म से अपवर्तनांक। चार फॉर्मूले मैं आपको डिराइव करा चुका हूं कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। पांचवा फॉर्मूला है बूस्टर के नियम में, वो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर चलेगा तरंगाग्र वाला, तो जिसमें हम व्यतिकरण विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम बात करेंगे। तो पांचवा फॉर्मूला वहां पे निकल जाएगा। तो चार फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। ये प्रिज्म से अपवर्तनांक का फॉर्मूला, इसको ध्यान से देख लेना। न्यूमेरिकल यहां से बहुत अच्छी तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसी में बताता हूं। सपोज करो आई और ई आपतन कोण और विचलन कोण दोनों के मान अति अल्प हो जाए, तो उस कंडीशन में आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर देखो डिराइव करते हैं। सपोज करो यदि आपतन कोण आई अति अल्प हो, तो आर भी क्या होगा? तो आर भी अति अल्प हो जाएगा। ठीक है, आई भी अति अल्प होगा तो आर भी अति अल्प होगा। तो इस स्थिति में साइन आई किसके इक्वल होगा? तो साइन आई इज इक्वल्स टू आई और साइन आर इज इक्वल्स टू आर के इक्वल होगा। तो इस स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अतः अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बनेगा I अपॉन में R इज इक्वल्स टू म्यू। तो I की वैल्यू पुट कर दे, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है? a/2, ये हो जाएगा a/2 इज इक्वल्स टू म्यू। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, बाकी वैल्यूज को रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस a अपॉन में a इज इक्वल्स टू म्यू। a को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा डेल्टा m प्लस a इज इक्वल्स टू म्यू इनटू a। अब ध्यान देना, a की टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, तो a प्लस का उधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा m इज इक्वल्स टू म्यू इनटू a माइनस a। कॉमन क्या ले लेते हैं? a कॉमन निकाल ले, तो a कॉमन निकालने पर डेल्टा a इज इक्वल्स आएगा a इनटू म्यू माइनस 1, और म्यू को क्या लिख सकते हैं? n2 अपॉन n1। ये फॉर्मूला निकल के आता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब देखो ध्यान देना, यहां पर मैंने आपको एक बात बताया, एक फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल्स टू i प्लस e माइनस a। ये था प्रिज्म से विचलन कोण। तो प्रिज्म से विचलन में मैंने बताया था कि विचलन कोण का मान किस पे निर्भर करता है? आपतन कोण, आपतन कोण पर। कौन? विचलन कोण। लेकिन न्यूनतम विचलन कोण किस पे निर्भर करता है? ना तो आपतन कोण पे निर्भर करता, ना अपवर्तन कोण पे निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? a, और a किसको बोला जाता है? प्रिज्म कोण को। तो न्यूनतम विचलन कोण किस पे निर्भर करता है? प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखना, विचलन कोण तो आपतन कोण पे निर्भर करता है, जबकि न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण a पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से हम प्रिज्म का पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना। आपका प्रिज्म मैंने कंप्लीट करा दिया इस लेक्चर में। हमने 2 लेक्चर में प्रिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझा है। एक स्टेप कहां तक चलती है प्रिज्म की, और सेकंड स्टेप कहां तक होती है, उसके बारे में हमने प्रिज्म का देख लिया। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए और किसी भी प्रिज्म का हमें पूछेगा, वो अपवर्तनांक पूछेगा, ये ध्यान में रखना। जब अपवर्तनांक पूछे तो उस स्थिति में यदि I और R आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान ज्यादा दे रखा है, 10 डिग्री से ज्यादा, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं 10 डिग्री से ज्यादा, तो 10 डिग्री से ज्यादा होने पर फॉर्मूला हमें यही अप्लाई करना है, ये वाला। और यदि हमें I और R का मान अति अल्प दे दे 10 डिग्री से कम, तो उस स्थिति में हमें इनको अति अल्प मान के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अपवर्तन म्यू या फिर न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से हम प्रिज्म को समझ सकते हैं। ये प्रिज्म हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, प्रिज्म से अपवर्तन का
डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि प्रिज्म में आगे हम वर्ण विक्षेपण के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां से अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, तब तक के लिए आप देखते रहिए इसको और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म के लिए, ध्यान से देखना, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया है? अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, ठीक है। तो प्रिज्म कोण मानना पड़ेगा। तो प्रिज्म कोण कितना है? ए ले लेते हैं, मान लेते हैं, माना प्रिज्म कोण ए है। तो इस स्थिति में डेल्टा एम की वैल्यू भी कितनी होगी? ए के इक्वल होगी, क्योंकि अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण ही होता है। डेल्टा एम बराबर होगा ए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? प्रिज्म कोण ज्ञात करना है और हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है, ये वाली cos 41 डिग्री 41 डिग्री 24 मिनट। ये देखना मिनट का साइन होता है जब भी हम बात करते हैं। जैसे ये मान लो 41 डिग्री 24 मिनट और 25 सेकंड, तो सेकंड पर 2 कोमा लगती है इस तरीके से। ये बताता है डिग्री को, ये मिनट को, ये किसको बताता है? सेकंड को। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 41 डिग्री 24 मिनट cos की वैल्यू कितनी है? 0.75। ये हिंट दी है, मतलब इसका कहीं ना कहीं इस न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो वो चीजें हम करके देखेंगे, इसका यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रिज्म कोण कितना है। तो हमें क्वेश्चन में यही बात दी कि प्रिज्म कोण हमने ए मान लिया और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कितना है? वो ए के बराबर है। अब प्रिज्म बताया है, तो प्रिज्म से अपवर्तनांक गिवन है। अब ध्यान में देना, हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू कितना गिवन है? 1.5। तो अपवर्तनांक देते ही आपके दिमाग में एक ही बात आ जानी चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? प्रिज्म से अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला लगेगा, वो आप अप्लाई करके फॉर्मूला को और यहां से इसको सोल्व करो। तो देखो प्रिज्म अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की बात करें तो प्रिज्म से अपवर्तनांक का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस में a/2 अपॉन में साइन a/2। ये फॉर्मूला होता है, अभी बताया मैंने। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है? a के बराबर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू साइन a प्लस a/2 अपॉन में कितना हो जाएगा यहां से? साइन a/2। ठीक है, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a/2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम। यहां से क्या बन जाएगा? ये म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऊपर हो जाएगा 2 इनटू में a/2, क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब आप एक काम भी कर सकते हो, यहां से 2 को 2 से काट भी सकते हो। अब 2 को 2 से काट देंगे तो साइन आ जाएगा, एक ही बात है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन a/2। अब ध्यान देना एक चीज, यहां पे अगर आप काटोगे तो भी ठीक है, कट जाएगा और साइन a बन जाएगा। लेकिन बाद में क्या करोगे? जब यहां पे आप साइन a लिख दोगे और यहां साइन a/2, तो क्या साइन a को आधे से काट दोगे? ऐसा कभी नहीं करता है, क्योंकि कोण है, साइन के साथ में क्या दिया हुआ है? कोण, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्यों ना इसको ये कर ले साइन 2। देखो इसका कोण कितना है? a/2 की फॉर्म में, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन पाएगा साइन 2a। ये मैंने आपको 11th क्लास में बताया हुआ है, और 11th क्लास की मैथ्स में बहुत अच्छी तरीके से चलता है ये फॉर्मूला। साइन 2a इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 sin a इनटू में cos a। ये वाला फॉर्मूला होता है। आप यहां पे थीटा करोगे तो sin 2 थीटा क्या होगा? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है 2 sin 2 थीटा इनटू में sin थीटा इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये a/2 यहां पे कोण है, इसलिए मैंने इसको a/2 रखा इस कोण को, और इसका दुगना है। तो थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? a/2, और a/2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं? साइन, चूंकि साइन 2a/2 इज इक्वल्स टू होगा 2 sin a/2 इनटू में cos a/2, और ये वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं? इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो म्यू कितना हो जाएगा? तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इनटू में sin a/2 इनटू में cos a/2 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा? sin a/2। अब ध्यान देना, sin a/2 से sin a/2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण है और ये भी कोण है।
ऊपर कितना बचेगा 2 cos a by 2, तो ये बच के आएगा हमारा जो म्यू इज इक्वल्स टू 2 इनटू में cos कितना हो जाएगा 2 इनटू में cos a by 2। ये यहां से निकल के आ रहा है हमारा फॉर्मूला कि इस तरह से वैल्यू आ रही है। हमें तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी a प्रिज्म कोण की। म्यू की वैल्यू पुट करो, तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 2 इनटू में cos a by 2। अब देखना ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो कोण में, ये वाला तो गुणा में इधर, तो इधर आके किसमें जाएगा भाग में, और 1.5 में इसका भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 इज इक्वल्स टू cos a by 2। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि 0.75 को उसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, cos 41 डिग्री 24 मिनट, ये वैल्यू वहां पुट कर दो, यही मिनट थी। ये वैल्यू पुट करेंगे cos 41 डिग्री 24 मिनट, यही है, इज इक्वल्स टू कितना होगा cos a by 2। अब ध्यान देना एक बात, जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम हो तो उन दोनों के कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर, तो इन दोनों के कोण भी हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 41 डिग्री 24 मिनट बराबर होगा a बटे 2, और 2 को इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आएगी 41 को 2 से गुणा कर दो 82 डिग्री और 48 मिनट। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा प्रिज्म कोण निकल के आता है, वो आता है 82 डिग्री 48 मिनट का। इस तरीके से हम प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। और भी इसके कोई न्यूमेरिकल होंगे तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ सकते हैं और वहां पे बहुत सारे वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप जाके रैप टिप्स के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो देख के आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको स्कूल में भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया होगा जितना यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।